हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित बड़े ही शानदार क्वेश्चंस, यानी जिनके आने की संभावना बन रही है आपकी आगे की आने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम में। और कहने का मतलब है हम आज की इस क्लास में वही क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, या तो अपने पीछे के पेपर में आ चुके हैं या अपने आने की संभावना 100% है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया है उसके बारे में अपनी बात हो चुकी है। हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित जितने भी अपने PYQs हैं, यानी जो अपने जो PYQs हैं, PYQs का मतलब अपने जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है वो पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा MCQs जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है वो पढ़ने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट बनते हैं आने वाली कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो बड़े ध्यान से, बड़े मन लगा के आप लोगों को क्लास है वो देखनी है। मैं आप लोगों को सूत्र के हिसाब से, यानी अपने बिल्कुल ऐसे शानदार सूत्र बताने वाला हूं जिनसे आपको ज्यादा जोर नहीं आने वाला है कि क्वेश्चंस कैसे याद करें। तो अपने इसमें बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ आप लोगों के पास, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, लेकिन इसके पूछने का तरीका थोड़ा सा ऐसे ऐसे लगता है जैसे कि बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कब पूछा गया क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा गया RAS 2015 में पूछा गया है। अब आप कहोगे सर 2015 का, तो बता रहा हूं ना कि PYQs है, कभी भी आया हुआ हो सकता है। उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो बात करते हैं कब तो इसको समाप्त किया। ये संभागीय आयुक्त का मतलब समझ में आया कि अपने जो संभागीय व्यवस्था थी, संभागीय व्यवस्था जो थी इसको क्या है, पहले तो शुरू थी, उसके बाद बंद किया गया, फिर उसको शुरू किया गया। तो ये वो कौन सी अवधि थी? तो वो थी आप लोगों के पास 1962 में तो इसको बंद किया गया, समाप्त किया गया, और 1987 में पुनर्स्थापित कर दिया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो ये हो जाता है आपका। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी बात बताते हैं आप लोगों को। इसके बारे में बात बताएं तो देखो क्या दिया हुआ है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ हुई और उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में। यानी याद रखना कि संभागीय व्यवस्था है वो राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो वो आपका आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। अब इसके बाद उस समय 5 संभाग थे। याद रखना, जब संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी राजस्थान में तो उस समय कितने संभाग थे? उस समय आपके पास 5 संभाग थे। अगर इसमें बात करें तो कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ये थे। इसके बाद में बात करें जिनमें जिलों की संख्या 25 थी। याद रखना, जिलों की संख्या 25 थी। ये बात करने वाले हैं अभी। इसके बाद में अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया, नाम याद रखना, ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी कहने का मतलब है अप्रैल 1962 में क्या है, इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया, तो इसका मतलब संभागीय आयुक्त का पद भी समाप्त हो गया था। इसके बाद में बात करें जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया और जयपुर से अजमेर को अलग कर राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया गया। अब एक क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि अपने पास संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ होने पर, पुनः प्रारंभ होने पर सबसे नवीनतम संभाग कौन सा था? संभाग कौन सा था या किसे बनाया गया? आप 100% इसमें भरतपुर करोगे, जो कि नहीं है। इसमें आपका आंसर आएगा 6ठा संभाग किसे बनाया गया है? वो अजमेर को बनाया गया है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? इसमें आगे दिया हुआ है कि 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया।
ये नवीनतम संभाग है आप लोगों के पास। ये क्या है? ये नवीनतम संभाग है। ये मैं बात कर रहा हूं भाई अपने पुरानी अपने जो नए जिले बने हैं, जो नया परिसीमन आएगा उसमें अलग बनाने वाले हैं, पहले बात करें इसके बारे में। इसके बाद अशोक गहलोत ने, हाँ, 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुभाया समिति गठन 21 मार्च 2022 की अंतरिम रिपोर्ट 2 अगस्त 2023 के आधार पर 3 नए संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर और 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की, जिसकी अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी हुई। ये तो थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी की। इसके बाद में भी चेंज होता है भाई। 28 दिसंबर 2024 को ये रहा, मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों का पुनर्निर्धारण 3 संभाग और 9 जिले समाप्त किया, जिनकी अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई। अब राजस्थान में कुल 7 संभाग और 41 जिले हैं। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसके बारे में मैं आप लोगों को और भी समझाऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन जिससे आपको क्या है, इतने क्वेश्चन है वो ध्यान में रखने हैं। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? बिल्कुल आएगा। अब देखो आगे वाला देखते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन वही है आप लोगों के पास, क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इसमें क्या है, पूछा दूसरे तरीके से है, यानी वही है। प्रश्न क्या है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? प्रश्न कब आया है? जेल प्रहरी 20/10/2018 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। वही प्रश्न है जो मैंने अभी समझाया है, तो इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये अवधि है आप लोगों के पास 1962 से 1987। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये। तो ये अब आ गया होगा समझ में। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसमें और बताने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके बारे में देखो बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली से बसा हुआ है भाई, त्रिकोणात्मक शैली से बसा हुआ है। त्रिकोणात्मक का मतलब होता है जिसे अपन तिराया कहते हैं। तिराया मतलब 3 रस्तों का जो वो अपने पास क्या होता है, क्षेत्र होता है, जहां से अपने पास 3 रास्ते निकलते हैं, वो अपने पास त्रिकोणात्मक होता है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो अपने केवल इस स्थिति पे बसा हुआ है, उसमें यानी कहने का मतलब उसमें चौराहे नहीं है। ये अभी बताने वाले हैं भाई, इसमें ही बात करने वाले हैं भाई। इसका आंसर करें तो इसमें जो आंसर है वो आप लोगों के पास आएगा झालावाड़। झालावाड़ एक ऐसा जिला है जिसमें अपने पास चौराहे नहीं है, केवल तिराहे ही तिराहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणात्मक शैली से बसा हुआ मानते हैं। देखो ये रही झालावाड़ नगर काली सिंध नदी के तट पर स्थित है, ये तो आप सभी जानते हो। झालावाड़ शहर त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है। राजस्थान का ये एकमात्र जिला है जहां पर केवल तिराहे हैं, चौराहा बिल्कुल नहीं है, जो बात मैंने अभी समझाई है। तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अपने पास त्रिकोणात्मक शैली क्या होती है और कौन सा जिला है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन भाई इस तरीके से भी पूछा जाता है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें एक नक्शा दिया हुआ आप लोगों के पास, ये अपने पास 1 नंबर है, ये आप लोगों के पास 2 नंबर है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर है। ये 1 2 3 और 4। अब पूछ क्या रहा है मानचित्र में, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1 2 3 4 से अंकित की गई है, नीचे दी गई। ये नीचे है भाई, ये अपने पीछे के प्रश्नों से ही उठाया मैंने, ये वहीं पे ऐसा ही लिखा हुआ था। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। अब बात करें तो 1 नंबर पे कौन सा है, तो जाहिर सी बात है इस तरफ की बात करें तो इस तरफ अपने पास क्या है, धौलपुर है। क्या है भाई, ये धौलपुर है। अब धौलपुर की बात करें तो इसमें कौन सा है, तो इसमें सिलान है भाई, जो अपने पूर्वोत्तर जो अपना गांव है वो सिलान है। 2 नंबर अपने पास आप सभी जानते हो ये क्या है, ये गंगानगर है भाई। क्या है ये गंगानगर है। ये क्या है, गंगानगर। तो ये आपका, तो गंगानगर में आपके पास क्या है, कोणागांव है। ये आप सभी जानते हो ये जैसलमेर है। ये क्या है भाई, ये जैसलमेर है, जैसलमेर, ये याद रखना। इसमें आपके पास कटरा है और यहां पे ये आपके पास क्या है, बांसवाड़ा है। क्या है, बांसवाड़ा। तो यहां पे आपके पास बोरकुंड है।
तो इसका मतलब आपकी स्थिति ये है, ये आपका ऑप्शन सही होता है। अब देखो इसमें पढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, ये याद रखना। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन है वो अलग से भी बनाया है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, समझना आप लोग। 826 किलोमीटर है। वह विस्तार उत्तर में कोणा गांव गंगानगर जो अपने बात हुई थी से दक्षिण में बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा, यहाँ पे ये कुशलगढ़ का गांव है, कुशलगढ़ जो है अपने पास उसका गांव है ये छोटा सा बोरकुंड, बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है अपने पास 869, तो ये याद रखना, ये जो है अपने पास ये 826 है, ये क्या है 826, और ये कितनी है 869। अभी अपन इसका भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ध्यान में रखना। वह विस्तार पूर्व से सिलाना गांव, ये सिलान या सिलाना एक ही बात है भाई, राजा खेड़ा धौलपुर में पश्चिम से में कटरा फतेहगढ़ सम जैसलमेर तक है, तो ये याद रखना, कटरा भी पूछा जा सकता है, फतेहगढ़ भी पूछा जा सकता है, ये अपने सम भी पूछा जा सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है भाई, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है। ये अपने एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन करना है उनको। तो अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखो बात करें तो क्या है, 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की, निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है। सूचना सहायक 21/1/2024 में प्रश्न पूछा गया है, यानी अपने पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है। लेकिन अभी क्या है, नई सरकार आ गई, तो नई सरकार ने इसमें क्या है संशोधन कर दिया है, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। इसके बारे में अभी और भी बात करने वाले हैं, आगे आने वाले हैं, चिंता मत, हर चीज का कंफ्यूजन बताने वाला हूं, हर चीज को आपको ध्यान से समझाने वाला हूं, आप तो बिल्कुल ध्यान से समझना। अब देखो इसमें बात करें तो क्या है, 3 खंड बनाने की घोषणा की, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो कौन सा नहीं है भाई, इसमें आपके पास देखो सीकर है, इसके बाद एक डूंगरपुर को भी बनाया गया था। खंड का मतलब संभाग की बात कर रहा हूं भाई मैं, ध्यान में रखना, खंड का मतलब संभाग से लिया गया है। अगर अपन बात करें बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा को नहीं बनाया गया था, तो अपने पास आंसर तो हो जाएगा ये, और पाली को। तो जो 3 खंड है, वो 3 जो संभाग थे वो थे सीकर, डूंगरपुर और पाली, ये थे, याद रखना, ये नहीं बनाया है, इसको नहीं बनाया गया था। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट बात करें तो ये अपने क्वेश्चन रिवाइज होता रहता है, ध्यान में रखना। अभी क्या है, ये PYQs चल रहे हैं, इसमें अपने पास क्या है, जहां पर सूत्र लगने की आवश्यकता आएगी ना, वहां पे मैं सूत्र बताऊंगा, आप चिंता मत करो। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ आप लोगों के पास, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना भाई, तो अजमेर है उसको छठा संभाग कब बनाया गया था, इसके बारे में मैंने अभी एक क्वेश्चन और समझाया आप लोगों को। क्या समझाया, पहले इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो छठा संभाग बना था वो बना था आपके पास 1987 में। अब देखो इसके बारे में छोटी सी एक बात करते हैं, वही प्रश्न वही है, संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था के पुनः प्रारंभ होने पर नवीनतम संभाग, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि संभागीय व्यवस्था को जब पुनः शुरू किया गया तो जो अपने पास क्या है नवीनतम संभाग है वो कौन सा है। तो इसमें नवीनतम देखते ही आप भरतपुर कर देते हो, जो कि गलत है, वो आपके पास अजमेर होगा, याद रखना। ये तो भाई अपने सन है तो कोई खास बात नहीं, याद रह जाएगा। इसके बाद में बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है आपके पास कहाँ, स्कूल व्याख्याता कोचिंग, कोच के रूप में, जो कोच के लिए हुई थी उसकी स्कूल व्याख्याता, उसमें अपने 20 अक्टूबर 2022 को ये एग्जाम हुई थी। इसके बारे में देखो बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो रिवाइज हो चुका है, अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अपने जिला, जो अपने जिलों का परिसीमन है वो नया जारी होगा तब देखेंगे। ये तो अपने आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें बात करें तो ये आपके पास क्या है, जोधपुर संभाग है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, कौन सा, जोधपुर संभाग। इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं कि ये अपने पास जो जोधपुर है, इसके बारे में देखो छोटी सी बात बताते हैं आप लोगों को, जो अपने जोधपुर संभाग है इसके बारे में,
इसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखो ये रहा आप लोगों के पास संभाग वाइज अगर अपन बात करें तो ये रहा। इसमें देखो बात करते हैं कि जोधपुर संभाग ये रहा, इसमें आप लोगों के पास अब ये जो संभाग है वो कितना है, तो वो आपके पास यहाँ से शुरू होता है। इसका क्षेत्रफल देख लो कितना बड़ा है भाई, ये यहाँ से शुरू होता हुआ अपने पास यहाँ से चलता हुआ अपने सबसे बड़ा संभाग है वो ये है। तो ये आपके पास क्या है, सबसे बड़ा संभाग होता है। इसमें जिले कौन कौन से हैं, तो जिले देखो जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है, पाली है और जोधपुर खुद है। तो ये आपके पास हो गया। अगर अपन बात करें दूसरे संभाग के बारे में जो सबसे छोटा है, वो आप लोगों के पास है ये संभाग, कौन सा, भरतपुर संभाग, जो अपने पास क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, ये सबसे छोटा है। याद रखना भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर। अगर अपन बात करें इसमें जिले कितने हैं, तो इसमें अपने पास 4 जिले हैं, 4 जिले। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से, तो भरतपुर खुद है, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर है, ये आ जाता है। अब अगर अपन बात करें दूसरे संभाग के बारे में, तो ये अपने ये संभाग रहा उदयपुर संभाग। इसमें जिले कौन से हैं, इसमें आपके पास डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अलावा बात करें तो चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये आपके पास उदयपुर संभाग में है। इसके बाद में बात करें तो अजमेर संभाग है, अजमेर में अपने पास नागौर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, ये हो जाता है। इसके बाद में बात करें जयपुर, तो जयपुर अपने पास राज्य की राजधानी भी है और संभाग भी है। इसमें आपके पास झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा और जयपुर खुद है, तो ये आपके पास हो जाता है जयपुर संभाग। बच गया ये, इसमें आए तो आपके पास बीकानेर संभाग है। इसमें कितने जिले हैं, इसमें भी आपके पास 4 जिले हैं भाई, कितने, 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये आपके पास क्या है, 7 संभाग। एक संभाग ये रहा कोटा संभाग, इसके बारे में अभी बात नहीं हुई थी ना, तो इसके बारे में बता देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, कोटा संभाग, इसमें भी 4 जिले हैं, बूंदी, बारा, कोटा खुद और झालावाड़, ये आपके पास क्या होते हैं, संभाग वाइज जिले होते हैं। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें आप लोगों की समस्या आने वाली है। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसका आंसर मैंने बता दिया, इसमें आंसर आएगा आप लोगों के पास जोधपुर, यह हो जाता है जोधपुर। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपको बड़े ध्यान से समझना है, इसमें बहुत से क्वेश्चन बनेंगे भाई। क्यों, क्योंकि इसकी मैंने जो डिटेल है वो आप लोगों के सामने लिख रखी है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, राज्य में संभागों एवं जिलों की सही संख्या या संख्या क्रमशः है। अभी ये नहीं देखना है, इस समय यही थी, जब ये एग्जाम हुई थी उस समय यही परिस्थिति थी, लेकिन फिलहाल अपन इन परिस्थितियों पे जो अपने आगे की बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो 7 संभाग और 33 जिले थे। अभी फिलहाल अपनी परिस्थिति बदल गई है, तो वो ध्यान में रखना है। परिस्थिति जितने नहीं आता, परिसीमन जब तक नहीं जारी होता है तब तक आपको यही करने हैं आने वाली एग्जाम्स में, याद रखना मेरी बात को। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अगर अपन बात करें, आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें आंसर आ जाएगा 7 से 33, यानी 7 संभाग और 33 जिले। अब बात करते हैं, देखो जो अपनी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है वो ये है, इसके बारे में बात करते हैं। परीक्षा काल के समय राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। वर्तमान में 7 संभाग और 41 जिले हैं, यानी वो जो 3 संभाग अपने नए बने थे उनको भी हटा दिया है अपनी नई सरकार ने। इसमें क्या है, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी, यानी जब राजस्थान का पुनर्गठन किया गया था तो जिले कितने थे, उस समय जिले 26 थे। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में, कैसे जिलों का जो क्रम हुआ, 27वां जिला भाई, 27वां जिला क्या है, धौलपुर। 27वां जो जिला कब बना, 15 अप्रैल 1982 को बना है। अब बात करें जिला को कौन से जिले से पृथक हुआ है, तो वो हुआ आप लोगों के पास भरतपुर से। अभी क्वेश्चन भी आने वाला है आगे। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 28वां जिला है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो वो बना था 12। कौन सा जिला बना है भाई, 12 बना है। कब बना है, ये बने हैं अपने पास 3 जिले बने थे 28, 29, 30, 10 अप्रैल 1991 को, याद रखना। 3 जिले जो अपने बने थे 28, 29, 30, वो बने थे 30 अप्रैल 1991 को। अब इनमें अगर 12 की बात करें तो वो कोटा से अलग हुआ है, अगर दौसा की बात करें तो वो जयपुर से अलग हुआ है, अगर राजसमंद की बात करें तो वो उदयपुर से अलग हुआ है। तो ये याद रखना कौन सा जिला किससे अलग हुआ है। अगर बात करें नेक्स्ट,
31वां जिला तो वो बना है हनुमानगढ़। कब बना है? 12 जुलाई 1994 को बना है। 12 जुलाई 1994। किससे अलग हुआ है? ये अपने पास गंगानगर से अलग हुआ है। अगर बात करें 32 नंबर के जिले की तो वो बना है आप लोगों के पास करौली। कब? 19 जुलाई 1997 को। कब बना है? 19 जुलाई 1997। अगर बात करें इसमें तो ये किससे अलग हुआ है? ये सवाई माधोपुर से अलग हुआ था। 32 नंबर आ गया। अब बात करते हैं 33 नंबर के जिले की। वो आप सभी जानते हो प्रतापगढ़ है, लेकिन इसकी एक मुख्य बात बताता हूं। ये 26 जनवरी 2008 को क्या है बनाया गया था। अगर इसमें बात करें तो 3 जिलों से इसका क्या है जो क्षेत्र है वो लिया गया था, चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से और बांसवाड़ा से। 3 जिलों से अपने पास क्षेत्रफल लेकर उसकी जगह लेकर एक नया जिला बनाया गया प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 33वें जिले के रूप में। तो ये आपके पास हो जाता है ये। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है ये। इसके बारे में बात करें, इसके बारे में देखो बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर, अभी बात हुई थी ना अपनी, का क्षेत्रफल पूर्व में किस जिले या जिलों का भाग था? अगर अपन बात करें कौन सी एग्जाम में, तो जेल प्रहरी परीक्षा 28/10/2018 को शिफ्ट जो 3rd थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसके बारे में अभी अपन ने बात करी है भाई, बात की है अपन ने। अगर इसमें बात करें तो वो है आप लोगों के पास केवल भरतपुर जिले से आपके पास क्या है? धौलपुर जिले को अलग किया गया था। एक बात और ध्यान में रखना, केवल प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जो 3 जिलों से बनाया गया था, बाकी सभी एक एक जिलों से बनाए गए हैं। तो इससे ध्यान में रह जाएगा भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्या है? वो दिया हुआ है आप लोगों के पास, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। ये भौगोलिक स्थिति अभी बात करते हैं भाई। कब आया हुआ है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 29/1/2013 में पूछा गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 14/6/2024 को भी पूछा गया है। इसके अलावा पशु परिचर में भी आया हुआ है, दोनों शिफ्ट में। तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। अब छोटी सी बात करते हैं भाई कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। अभी देखो एक क्वेश्चन आने वाला है इसके आगे। अपन देखो ये भारत आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास क्या है? भारत है अपना, इसी आकार में है भारत। आप कहोगे आपने तो पतंग बना दी सर। कोई बात नहीं, पतंग नहीं है रे, आप मान के चलो कि ये है। अपना जो राजस्थान है वो कहाँ पे है? अपना राजस्थान है यहाँ पे, अपना राजस्थान यहाँ पे। और ये जो अपने पास ये रेखा जो कर्क रेखा है वो यहाँ से काटती है अपनी, यहाँ से काटती है, तो ये कर्क रेखा के क्या है? उत्तर में है। अब अपन बात करते हैं ये, तो ये और ये आपके पास क्या है? ये अपने उत्तर से पूर्व हो गया, तो ये अपने पास क्या है? पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। और अपना राजस्थान है यहाँ पे, तो यहाँ पे है, इसका मतलब ये पश्चिम से ऊपर है और उत्तर से नीचे है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम में है ये। किसमें? उत्तर पश्चिम में। तो इसमें कहाँ पे है? तो उत्तर पश्चिम भाग ये रहा आपके पास आंसर। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आने वाला क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगा ये। देखो इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से समझाऊंगा भाई, अलग बात करेंगे। देखो इसके बारे में, इसके बारे में देखो बात करते हैं। पहले बात करते हैं विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा, मैं अलग से समझाने वाला हूं। जयन मैकेनिकल अपने पास डिग्री 2020/5/2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों बातें अपन पढ़ने वाले हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर देवें इससे पहले मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से समझाता हूं कि राजस्थान है वो अपने इसमें कहां पे है भाई। तो इसमें अगर अपन बात करें, देखो इसमें अगर अपन बात करते हैं, देखो आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं भाई, क्योंकि समझना जरूरी है। अब ये आपके पास क्या है? गोलार्ध है आपका, क्या है भाई? अपने जो अपना ग्लोब है ये। इस ग्लोब की बात करें तो आपके पास ये अपने पास 0 डिग्री रेखा है। ये क्या है? 0 डिग्री रेखा है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास क्या है? कर्क रेखा। क्या है भाई? ये कर्क रेखा है।
याद रखना, मैं थोड़ा समझा क्यों रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए भाई। ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, अभी समझ लोगे तो ध्यान में रहेगा। अब ये कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री रेखा जिसको अपन, ये 0 डिग्री रेखा है, ये 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा जो उत्तर में है, ये ध्यान में रखना। इसके जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री है इसके ऊपर है वो उत्तरी है, इसके नीचे है वो दक्षिणी है। ये आप लोगों के पास क्या है, ये आपके पास है मकर रेखा। क्या भाई, मकर रेखा, ध्यान में रखना। अगर इसकी बात करें तो ये किस अक्षांश पे है, तो ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। अब अपन बात करते हैं, अपने राजस्थान की बात कर रहे थे, अब बात करें पहले तो कि अपना राजस्थान, ये रहा राजस्थान, अपने ये राजस्थान है। अब इसमें अपने पास 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं। अब इसके बारे में बात करें तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब इसमें बात करें तो अपना भारत कहां पे है, भारत आपके पास उत्तरी गोलार्ध में है। अगर अपन बात करें तो उत्तर पूर्व में क्या है, अपना भारत है। अब जाहिर सी बात है, अपना भारत जिस गोलार्ध में होगा उसी गोलार्ध में अपना राजस्थान होगा। क्यों, देखो ये अपने पास क्या है, पूर्व है, और ये अपने पास क्या। अब इस गोलार्ध में यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक जितने भी है वो सारे क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपने पास 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो समय की अपनी समय मानक रेखा होती है, इसमें भी क्वेश्चन आने वाला है भाई, समय मानक रेखा, समय मानक रेखा, इसके बारे में भी मैं आगे आपको वापस से समझाने वाला हूं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अपना राजस्थान किस में है। जब अपना भारत ही अपने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है तो अपना राजस्थान भी क्या है, इसके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगा। और वहां पे क्वेश्चन क्या था, भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण किस में है, तो वो मैंने आपको वहां पे समझा दिया है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर अब समझ में आ गया होगा कि किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पश्चिम गोलार्ध में नहीं है। इसके अलावा बात करें उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये रहा आपका आंसर। तो ये देखो, ये अपने पास ये रहा, तो ये जो गोलार्ध है ये आपके पास क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध होता है। इस गोलार्ध में आपके पास आ जाता है, ये अपना भारत रहा। अब आ गया होगा समझ में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रहा, इसलिए मैंने ये समझाया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन, तो ये भी इसके बारे में क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन अपने आसान क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं, ध्यान में रखना। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान आकार में है, जेईएन एग्जाम 2016 में, इसके अलावा बात करें कांस्टेबल 2022 में, इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक है 2008 में। तो पुराना क्वेश्चन है भाई, पुराने जो अपने एग्जाम्स हुई थी वहां पे पूछे हुए हैं, तो कोई खास बात नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन अब देखो इसकी बात करें तो इसका आंसर आएगा पतंग समांतर, पतंग क्या आकार का है, या समांतर असमचतुर्भुजाकार होता है, रोम्बॉइड होता है, याद रखना। अब बात करते हैं मैंने क्वेश्चन क्यों लिया था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये पढ़ेंगे तब आपको समझ में आने वाला है। क्वेश्चन क्या है, सॉरी, इसकी व्याख्या के बारे में देखो। राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय चतुर्भुज रोम्बॉइड्स या पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर टी.एच. हेंडले, ये नाम याद रखना है। क्यों, क्योंकि इन्हें राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया था। तो ये प्रोफेसर टी.एच. हेंडले क्या है भाई, प्रोफेसर टी.एच. हेंडले, ये नाम याद रखना है। क्यों, क्योंकि इसी ने अपने पास स्थलाकृति के बारे में सबसे पहले बताया था, तथा जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय को जयपुर को गेरुआ रंग रंगवाने की सलाह दी थी। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है आप लोगों के लिए, बस ये इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र
का है। तो ये तो कोई खास ज़्यादा टफ नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, बस इसका आंसर बता देते हैं। वो 10.41 है, यानी जो अपना क्षेत्रफल है, अपना जो भारत की अभी बात हुई थी उसमें जो राजस्थान है वो कितना क्षेत्र घेरता है, तो वो 10.41% क्षेत्र घेरता है। ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत तो ऐसे लगता है कि जैसे क्वेश्चन है वो आने की संभावना बनती है, रहे बनेगी बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों के पास ये राजस्थान है, इसमें ये जो चौड़ाई है, ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ये जो दूरी है, मैं दूरी लिख देता हूं भाई नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे, और ये जो दूरी है कितनी कितनी बताई है मैंने, ये बताई थी मैंने 826 और ये बताई थी मैंने 869। प्रश्न क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, इसके आप घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 800, हाँ घटाएंगे तो 869 माइनस 826, तो वो हो जाएगा आपके पास 43 किलोमीटर की दूरी है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब इसमें कहां पे आंसर, आंसर ये रहा 43 है, ये 43 किलोमीटर। अब छोटी सी अगर अपन बात करें तो इसके बारे में एक तथ्य आधारित क्वेश्चन है, वो जो मैंने आगे बनाया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने जो है कि बिल्कुल ऐसे आपकी सारी चीजें ना एक बार में दिमाग में आ जाएगी रहे, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आगे बनाए हैं। ये तो मैंने सोचा है पहले PYQs है वो पढ़ाते हैं। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है या सही नहीं है। हेडमास्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ही ऐसे शानदार घुमाने वाला क्वेश्चन। बस इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है ना जो अपने पीछे आया था, इसमें ऑप्शन 2 गलत है, लेकिन बस बात यही आ जाती है इसमें। मैंने पढ़ा है भाई क्वेश्चन, बड़ा ही ऐसे कंफ्यूजन करने वाला है। देखो पढ़ते हैं, क्या है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। तो इसको मैं समझा देता हूं, ये है, तो ये कह रहा है कि ये जो लंबाई है, ये जो दूरी है आपस में यहां से यहां तक की, ये आपके पास जो दूरी है वो इस दूरी से ज्यादा है। तो सही है भाई, ये 869 है और ये 826 है, ऊपर से नीचे 826 है, तो ये ज्यादा सही है भैया। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, ये गलत हो गया। उत्तर दक्षिण, ये रहा उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम, ये विस्तार कम थोड़ी है, अधिक है, ये गलत हो जाता है। अब आप कहोगे सर उत्तर तो आ गया, अभी आगे देखो पढ़ते हैं। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल कम है भाई। कितनी है, वो आपके पास 5920 है, 5920 किलोमीटर है, तो 6000 से कम हो गई, तथ्य पे तो आधारित है। लेकिन समस्या आ जाती है यहाँ पे, ये सत्य है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, इसका अक्षांश विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, ये गलत है भाई। इसका अक्षांश विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट है भाई, 7 डिग्री 9 मिनट है, तो इसका मतलब 7 डिग्री से अधिक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन गलत होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन है वो उस समय डिलीट किया गया था, 2018 की बात कर रहा हूं। तो अब समझ में आ गया होगा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से आप लोगों के लिए आगे तैयार किया है। अब आप क्लास कंप्लीट नहीं देखोगे तो गलती आपकी रहेगी, अगर ये क्लास कंप्लीट देख लेते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं भाई, आपके भौगोलिक की स्थिति से संबंधित और भौतिक अवस्था से संबंधित, यानी राजस्थान की भौतिक जो अवस्था है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो। चलो कोई बात नहीं, आप तो देखते चलो, देखोगे कि नहीं देखोगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो क्वेश्चन क्या है, राजस्थान क्या है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। यानी कहने का मतलब जो अपने उत्तर से पूर्व और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो रेखा है वो आपस में कौन से स्थान पे काटती है। तो ये पूछ रहा है इस तरीके से, ये और ये। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पे, यहाँ पे कौन सा जिला है, तो यहाँ पे आपके पास नागौर जिला है।
कौन सा है भाई? ये नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है, याद रखना। अब देखो इसमें बात करें तो नागौर जो है, ये जो नागौर है इसका भी एक गांव है भाई, याद रखना। ये गांव का नाम भी याद रखना आपको, मुंडवा गांव है। मुंडवा गांव में आपके पास वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वो क्या है? वो दिया हुआ है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। ये तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया भाई। 6000 से कम है, लेकिन वो कितनी है? वो 5920 किलोमीटर है, यानी 5920 किलोमीटर है। यानी अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान की अगर अपन बात करें तो ये जो चौड़ाई है इसकी, ये जो स्थलीय सीमा है, ये आपके पास 5920 किलोमीटर है। 5920 अपने ये हो गई इसकी। अगर कोई पूछे कि अंतरराष्ट्रीय केवल राज्य सीमा पूछे, केवल राज्य सीमा पूछे तो इसमें से 1070 है, वो घटा देना, याद रखना मेरी बात। देखो घटा के बता देता हूं मैं, 0, 5, 8 और 4, यानी 48 जो किलोमीटर है, ये केवल राज्य सीमा है। ये केवल राज्य सीमा, इसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें पूछे कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में भाई आपको पता ही है 1070 किलोमीटर है। इसके बारे में आगे क्वेश्चन आने वाला है, वो मैं वहां पे समझाऊंगा भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ भी सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक 3/2/2019, यानी 2019 में जो एग्जाम हुई थी अपने पास प्रयोगशाला सहायक, उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगर इसके बारे में बात करें तो जो अपने रेड क्लिफ रेखा है, इसके ज्यादा टफ भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुमल कोट, गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है। तो ये कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट, इसके बारे में देखो बात करते हैं। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ। अब ये प्रश्न आपका थोड़ा सा बदलेगा भाई, ये बदलेगा क्यों? क्योंकि अपने 41 जिले हो गए हैं। अब 41 जिले हो गए तो वो अपन बात करते हैं। देखो इसमें फिलहाल अपन बात करते हैं उनकी। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक सूत्र बता देता हूं। तो इसका अगर अपन सूत्र करें तो क्या हो जाता है कि वो जिले जो अपने आप में क्या है, किसी से भी सीमा नहीं बनाते हैं, वो आंतरिक जिले जिनको अपन कहते हैं, तो वो होता है अपना राजा बूंदी टोंक कि कैसे है। अब इसके बारे में देखो उत्तर अपन बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं। ऐसे आपके पास हो जाता है अजमेर। क्या हो जाता है? अजमेर। पैसे हो जाता है पाली, न से हो जाता है नागौर। ये याद रखना भाई जो मैं बता रहा हूं, ये क्या हो जाता है? नागौर। इसके बाद में राज से राजसमंद। ये वो जिले हैं जो अपने ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं, ना किसी अन्य उससे बनाते हैं, राज्य से। राजसमंद हो जाएगा। इसके बाद में जा से जोधपुर हो जाता है, जैसे जोधपुर हो गया। बै से बू से बूंदी हो गया, तो ये बूंदी हो जाता है। द से दौसा हो जाता है, और टोंक है ये अपने पास। तो ये 8 जिले हैं जो आपके पास अंतर्वर्ती हैं, यानी ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं, ना किसी राज्य से सीमा बनाते हैं। तो इसमें देख लो अपने पास कौन सा है? जयपुर है, ये नहीं आएगा। जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर, ये रहा आपके पास। इसमें देखो उदयपुर है, ये बनाता है। बीकानेर है, ये बनाता है। इसके अलावा इसमें बात करें तो सीकर झुंझुनू बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसमें आंसर हो जाएगा आपके पास ब। अब बात करते हैं परिसीमन के बाद में, जो अभी हाल ही में अपनी बहुत बड़ी ऐसे पता नहीं क्या चल रहा है सर, राजस्थान में अपने जिले बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ये अलग मैटर है। वो अभी फिलहाल आपको ये पढ़ना है कि इसमें अपने परीक्षा के काल के समय राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी? 8 थी। तो इस समय 8 ही थी। अब पढ़ रहे हैं वर्तमान में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है वो 13 हो गई है। इसमें 5 और बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जिलों की संख्या बढ़ी है। जो राज्य अथवा अन्य देश की सीमा नहीं बनाते हैं, तो देखो नागौर पहले ही था, डीडवाना बन गया, डीडवाना कुचामन है, ये बन गया एक। तो इसके अलावा बालोतरा बन गया, जोधपुर पहले ही था, ब्यावर बन गया, अजमेर, जयपुर, पाली, इसमें ये जयपुर है। इसके अलावा पाली पहले था, राजसमंद पहले था, टोंक था, दौसा था, सुलुम्बर बन गया और बूंदी पहले था। तो आपके पास कौन से हो गए?
अपने डीडवाना कुचामन हो गया, इसके अलावा बालोतरा है वो हो गया, इसके अलावा अगर अपन बात करें ब्यावर है ये हो गया, और जयपुर हो गया और सोनभद्र हो गया। ये 5 जिले और जुड़ गए हैं। तो ये जो सूत्र है वो तो 8 का ही है। तो ये आपके पास 5 नाम है, वो अभी नहीं पूछे जाने हैं। जब पूछे जाएंगे इनके बारे में बना देंगे, चिंता मत करो। आप तो हर चीज का समाधान है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, आप तो क्लास कंप्लीट देखना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणें या सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है। इसको मैं समझाऊंगा भाई। वह जिला आपके पास क्या है, गंगानगर है। अब देखो सर्वाधिक जो अपने तिरछापन है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अगर अपन बात करें तो देखो ये राजस्थान है, चलो मैं राजस्थान है वो वहीं पे मैं समझा देता हूं, अपने नक्शे से समझा देता हूं मैं आप लोगों को। इसमें बात करते हैं, देखो ये रहा अपना राजस्थान, इसके बारे में देखो। अगर इसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखो ये है आप लोगों के पास गंगानगर, यहाँ पे ये गंगानगर का कोना गांव जिसको अपन कहते हैं, ये अपने पास बांसवाड़ा। अब इसमें अगर छोटी सी बात करें तो अपने जो करक रेखा है, वो जो करक रेखा है वो कहाँ से गुजरती है भाई, वो आप लोगों के पास यहाँ से गुजरती है, यहाँ से डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए गुजरती है वो। मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ। ये जो करक रेखा है डूंगरपुर के अपने बांसवाड़े के तो मध्य से और डूंगरपुर के ऐसे दक्षिणी हिस्से को छू कर निकलती है, याद रखना भाई। ये अपने पास क्या है, करक रेखा है। क्या भाई, करक रेखा। अब जो सूर्य है वो आपके पास क्या है, 22 जून को, वो 21 जून को, सॉरी 21 जून को क्या है, इस पे लंबवत चमकता है, यानी इस पे सीधा चमकता है। जो रोशनी है वो तीछी अपने सीधी पड़ रही है। अब ये मान के चलो सूर्य की किरणें हैं वो आपके पास यहाँ से क्या है, सीधी पड़ रही है भाई, यहाँ पे ऐसे ऐसे सीधी पड़ रही है। अब यहाँ पे अगर सीधी पड़ रही है तो इसका मतलब है सूरज है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो फिर सबसे तिरछी किरणें कहाँ पे जा रही है, वो जा रही है आपके पास गंगानगर में, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब है जब सूर्य इस पे चमकता है, लंबवत चमकता है, तो जो इससे ज्यादा दूर होगा वहां पे अपने पास क्या है, तिरछी किरणें जाएंगी। ये याद रखना आप लोगों को। ये अब समझ में आ गया होगा भाई, क्योंकि कर्क रेखा की वो क्या है, बिल्कुल ऊपर होता है, ऊपर होता है तो इस पे सीधी आएगी रेखा, सीधी आएगी तो इसका मतलब यहाँ पे तिरछापन जाएगा तो गंगानगर हो जाता है। इस ऐसी बातें अपने उस वहां पे क्वेश्चन में भी समझाई मैंने आप लोगों को, तो वो थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा गंगानगर। क्या आएगा, ये हो जाता है गंगानगर। बड़ा ही सिंपल भाषा में समझा दिया। अब इसमें बात करते हैं कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, बिल्कुल जो मैंने समझाया है। इससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी और गंगानगर में तिरछी पड़ती है। जो मैंने समझाया है सीधा कारण वही है रे, बस ये ध्यान में रखना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, तो वही आ जाता है अपने जो मैंने समझाया। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, वही है अपने पास राजस्थान। ये राजस्थान, और यहाँ पे ये डूंगरपुर से होते हुए बांसवाड़े के मध्य से कर्क रेखा, ये कर्क हो गई, और इस पे सूरज वो चमकेगा, तो इसका मतलब ये जो बांसवाड़ा है, क्या है भाई, बांसवाड़ा है। यहाँ पे आपके पास सूरज की किरणें वो लंबवत गिरेगी, तो आंसर हो जाएगा ये बांसवाड़ा। तो ये तो समझा दिया भाई अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है। ये अपने पास द्वितीय श्रेणी शिक्षक यानी सेकंड ग्रेड भर्ती 2014 में और 16 में पूछा गया है भाई, प्रयोगशाला सहायक में भी पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें अगर अपन बात करें तो देखो मैं इसका पहले एक बार अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और क्षेत्रफल के बारे में पूछा है। देखो राजस्थान की स्थिति और भौगोलिक क्षेत्र ये पूछा है। तो भौगोलिक क्षेत्र आप जानते हो 342,239 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो वो देख लो कहाँ पे 342,239, और इसमें अपने पास पॉइंट में भी दिया हुआ भाई, तो ये 45 से गलत है, 41 से गलत है, 43 से गलत है, तो ऑप्शन तो यही हो गया आपके पास सही। तो फिर इसकी स्थिति क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। ये आपके पास में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, वो आगे भी समझाने वाला हूं, मैंने भी प्रश्न तैयार किए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। पटवार 2008 में पूछा गया प्रश्न, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भाई, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसके अगर बारे में बात करें तो देखो, इसका जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। तो अपने पास क्या है, पूर्व से पश्चिम का जो देशांतरीय विस्तार है, ये क्या है भाई, ये देशांतरीय विस्तार है। और अगर अपन बात करें 7 डिग्री 09 मिनट है, तो ये आपके पास क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। ये आपके पास क्या है, उत्तर से दक्षिण का मध्य का अक्षांशीय, ये ध्यान में रखना भाई। ये आपके पास दोनों के बीच में डिफरेंस है। कैसे? आपने जो पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा है उसमें देख लेना, आप उसको घटा के देख लेना, बिल्कुल आपका आंसर है वो सही आने वाला है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये क्वेश्चन भी बड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन याद कहाँ पे ऐसे याद कैसे होंगे? याद कहाँ पे करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो क्या है, अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 18/6/2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। याद रखना क्या है, जिला पूछा है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा है। वैसे तो आप लोग बड़े कन्फ्यूजन में आ जाते हो, ऐसे क्वेश्चन देखते कन्फ्यूजन में आ जाते हो, आप दिमाग नहीं लगाते हो भाई। अब अगर इसमें बात करें अपने पास, तो ये है, ये रहा आप लोगों के पास अपना राजस्थान। क्या है भाई, ये राजस्थान है। अब बात करें तो ये आपके पास जो पड़ी रेखाएं हैं, ये आपके पास क्या, अक्षांशीय विस्तार है। तो अपना जो राजस्थान का विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। अब बात करें ये जो खड़ी रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये देशांतरीय विस्तार है। तो ये आपके पास 69 डिग्री कितनी है, 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है भाई। अब कोई ये पूछे आप लोगों से कि यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे कौन सा है, 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 यही तो पूछा है बस इसमें। तो ये आपके पास 30 डिग्री 3 मिनट से जो शुरू होता है, तो यहाँ पे आप सभी जानते हो बांसवाड़ा है, तो ये हो जाएगा बांसवाड़ा। इधर आप ये पूछे हो तो यहाँ पे आपके पास धौलपुर है, तो ये भी आप बता दोगे, ये हो जाता है धौलपुर। इधर आपके पास क्या है, गंगानगर है, तो ये गंगानगर हो जाता है। मैंने कोई ज्यादा याद थोड़ी किया है, मैं तो बता रहा हूं कि यहां तक तो अपना राजस्थान का विस्तार है 23 डिग्री 12 मिनट तक। और ये 23 डिग्री 12 मिनट कहां पे गुजरता है, गंगानगर में। और कोई पूछे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जैसलमेर है। तो अब देख लो आपके पास कौन सा आंसर सही होगा। तो बांसवाड़ा के सामने कौन सा आएगा, 23 डिग्री 3 मिनट, तो ये हो जाता है। जैसलमेर के सामने 69 डिग्री, ये आ जाएगा, तो ये हो जाता है। धौलपुर के सामने तो ये 78 डिग्री 17 मिनट, तो ये हो जाता है। गंगानगर आपके पास ये हो जाता है। तो ये आपके पास क्या है, आंसर हो जाता है। और मैंने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, बस दिमाग आप लोगों को लगाना है किस तरीके से। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना, मानक रेखा पे मैं बात करने वाला हूं। भारतीय मानक समय 6:15 साय का समय है भाई, पर घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, में स्थानीय समय क्या होगा। पटवार 2008, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैप की सहायता से समझाता हूं, तब आपको समझ में आने वाला है, ऐसे समझ में नहीं आएगा भाई। तो ये क्वेश्चन है ना, बड़े ध्यान से समझना, आप लोगों को बिल्कुल गौर करना है इस क्वेश्चन पे। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि मानक रेखा कौन सी है। अब अपनी जो मानक रेखा है वो आप लोगों के पास क्या, ये जो रेखा है वो आपके पास क्या है, 82.5 डिग्री रेखा है, जो अपने क्या है, भारत की समय मानक रेखा होती है। अब इसके बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जो आपके सामने लिखी है, कितने राज्यों से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये ध्यान में रखना भाई। अब ये कौन से कितने पे है, ये 82.5 डिग्री रेखा पे है। और ग्रीनविच रेखा ये मान के चलो यहाँ पे है, ये ग्रीनविच रेखा है, इसके अपन 22.5 डिग्री इधर है। इसका मतलब ये जो है अपने पास ये जो रेखा है, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो ये 82.5 डिग्री रेखा पे है। अपना समय जो पूछा है वो कितने अक्षांशों पे पूछा है, वो अपना पूछा है, ये देखो रहा 74 डिग्री 25 मिनट
74 डिग्री 25 मिनट पे ये समय पूछा, तो ये मान के चलो अपना जो मानक रेखा वो जो देशांतर प्रधान रेखा वो ये है 74.25 ये है, और प्रत्येक देशांतर के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, वो 4 मिनट की है। कितनी है भाई, वो आपके पास 4 मिनट है, 4 मिनट, यानी सूरज को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। अब इसके माध्यम से अपन इसमें से ये घटाएंगे, इसका मतलब है ये अपने यहाँ इस रेखा पे यानी इस पे अपने पास 6:15 हो रखे हैं साय के कब के, साय यानी शाम के 6:15 बजे हैं। तो इस पर समय पे इस रेखा पे कितना समय होगा ये पूछा है, तो इसका मतलब है ये अपन इसमें से घटाएंगे और जो आएगा अंतर उसको अपन 4 से गुणा कर देंगे, फिर अपन वो जो समय है वो इसमें से घटा देंगे, तो आपके पास इस रेखा का समय आ जाएगा। ये ध्यान में रखना। अब देखो समझ में आ गया होगा, आगे वहां पे समझाता हूं, उस प्रश्न में समझाते हैं। इस प्रश्न की बात करें तो देखो वही नियम जो मैंने समझाया है, 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय पर समय है 6:15 शाम के, 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर समय होगा, तो 82.5 डिग्री में से ये घटाएंगे तो आ जाएगा अपने पास 8 डिग्री 5 मिनट। 8 डिग्री 5 मिनट को अपन 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32 मिनट 20 सेकंड। तो ये जो समय है यानी आधा घंटा से 2 मिनट 20 सेकंड ज्यादा है भाई, तो 32 मिनट और 20 सेकंड का जो समय है वो अपन इसमें से घटा देंगे। अब इसमें से ऐसे डायरेक्ट मत, आप घटा के देख लेना भाई, ये आपके पास आंसर आ जाएगा और आंसर हो जाएगा आपके पास ये 5:42 और 40 सेकंड। और इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से जो अपने पास ग्रीनविच रेखा है उससे मैं 3-4 क्वेश्चनों की अलग से क्लास अपलोड करने वाला हूं, उसके अपन शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूंगा, आप ध्यान से देखना भाई उनको। अब देखो इसमें अपने ज्यादा समय लग जाएगा, बात करते हैं आगे की बात करें तो वो क्वेश्चन से शुरू हो जाते हैं जो मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है भाई। अब इनको देखो पढ़ते हैं, क्या है, राजस्थान को कौन से भौतिक प्रदेश में विभाजित नहीं किया गया है, ये जो नहीं है इसको आपको ध्यान से समझना है कि कौन से अपने भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया भाई, इसको विभक्त नहीं किया गया। तो देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में विभक्त किया गया है, इसका मैं बताने वाला हूँ, मैप दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। अरावली पर्वतीय प्रदेश में विभक्त किया गया है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी विभक्त किया गया है, अर्ध शुष्क प्रदेश में नहीं किया गया है, तो इसकी जगह कौन सा आएगा, तो इसकी जगह आएगा अपने पास दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो आता है। कौन सा, जो चौथे नंबर का भौतिक प्रदेश है वो ये होता है। अब कैसे है इसके बारे में देखो मैं समझा देता हूं। इसके बारे में देखो बात करें तो ये रहा आप लोगों के पास, देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं, आपको दिखाई देते हैं भौतिक प्रदेश। अब इसमें देखो भौतिक प्रदेश ये रहे आप लोगों के पास, ये रहा आपके पास मरुस्थलीय प्रदेश जो है, ये आपके पास अरावली प्रदेश भी है, ये आपके पास क्या है अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये देख लो अपने पास दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके अलावा अरावली पर्वतीय है और पश्चिमी, ये है आप लोगों के पास कौन सा, जो भौतिक प्रदेश जिस तरीके से अपने राजस्थान को विभक्त किया गया है। अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखो बात करते हैं उसमें, अगर इसमें बात करें तो आपके पास मैंने यहाँ पे बता दिया कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आएगा। क्या आएगा भाई, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये होता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। अभी नक्शे में मैंने बताया था तो वो आता है आपके पास मरुस्थलीय प्रदेश है, वो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है अपने राजस्थान का। अब मैं सीधे पढ़ाई जा रहा हूँ, कहीं बोर तो नहीं हो रहे होंगे। अरे बोर नहीं होना है एक बार, क्योंकि आपको मेहनत करनी है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, राजस्थान थार के मरुस्थल के बारे में कौन सा तथ्य गलत है। अब ये जो तथ्य वाले क्वेश्चन है इनको आपको ध्यान से समझना है, किस तरीके से समझना है वो मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसका विस्तार यानी थार के मरुस्थल का विस्तार है वो 25 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। तो
तो ये ध्यान में रखना, ये सत्य बात है भाई। 25 डिग्री से अपने पास 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद है इसका विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। ये भी सत्य बात है, याद रखना, ये देशांतर पूछे जा सकते हैं 100। और ये भी ध्यान में रखना, इनके बीच की दूरी भी पूछ सकता है, तो ये घटा के है ना, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी सत्य बात है। नेक्स्ट है इसकी लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 250 से 300 किलोमीटर है, ये भी सही है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है भाई, यहाँ पे ये है आपके पास 300 से 350 किलोमीटर, क्या 300 से 350 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई जो है वो, ये यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ये हो जाता है। इसका मतलब ये तथ्य पे आधारित क्वेश्चन बड़े शानदार है। नेक्स्ट है भारत में विस्तृत थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है। बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। देखो भारत में विस्तृत थार का, तो सबसे पहले तो देखो बात करते हैं कि ये जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल ये अपने भारत में नहीं है, ये आपके पास भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान उस तरफ से भी है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने पास थार के मरुस्थल है इसके बारे में। जो थार का मरुस्थल है, ध्यान से सुना मेरी बात को, थार का मरुस्थल है उसका 58% भाग है वो भारत में है। कहां पे है? 58% भारत में है, कहीं नहीं पढ़ने को मिलने वाला है, ध्यान लगाना आप लोग, बड़े गौर से सुनना इसको। 58% वो भारत में है। इस 58% का 62% है वो राजस्थान में है। इसका मतलब राजस्थान में अकेला नहीं है, ये आपके पास कहाँ है, ये गुजरात में भी फैला हुआ है, इसके अलावा आसपास के जो राज्य वहां पे भी फैला हुआ है। अब 62% यहाँ पे है। इसके बाद में बात करें तो 62% जो है, अब ये जो 62% है ये राजस्थान के कितने हिस्से पे फैला हुआ है, तो ये आपके फैला हुआ है 61.11% क्षेत्र पर। अब ये तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंफ्यूजन करने वाले हैं, ध्यान में रखना, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ये क्वेश्चन। तो भारत में विस्तृत थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो वो है आप लोगों के पास 62%। और 61.11 क्या है फिर? 61.11 है, ये जो 62% मरुस्थल है वो राजस्थान का 61.11 क्षेत्र पर घेरा हुआ है। 58% ये रहा। तो ये तीनों मेरी बातें ध्यान में रखनी है, नहीं आप बिल्कुल गलत करोगे क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है भाई, ये मैं गारंटी लेता हूं भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश पर विस्तृत है, जो मैंने अभी बात की थी भाई। तो ये मैंने बता दिया 61.11% क्षेत्र पर, तो इसमें मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसान तो है लेकिन इनमें भी बच्चे क्या है गलती कर देते रहे, मैं चाहता हूं आप लोग गलती ना करें। देखो क्या है, थार के मरुस्थल को अरावली से अलग करने वाली वर्षा रेखा, ये वर्षा है भाई, कहें देखो कि वर्ष कहें लिख दिया सर, अरे कोई बात नहीं है, हो जाती है टाइपिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है रे, है ना, तो वो टाइपिंग वाली मैटर को छोड़ो आप लोग, मैंने बता दिया भाई। तो अगर अपन बात करें जो मैंने अभी बताया था राजस्थान का जो मैप है उसमें समझा देता हूं मैं। इसमें अगर अपन बात करें तो ये रहा आपके पास, देखो इसमें बात करते हैं अपने, वो वर्षा रेखा की बात कर रहा है, वर्षा रेखा के बारे में अपन बात करेंगे। ये देखो अपने पास, ये आपके पास क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश, क्या है भाई, मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो अपने पास थार का मरुस्थल है इसको इस अरावली क्षेत्र से, इससे अलग करने वाली जो रेखा है, बारिश रेखा पूछा, तो ये अरावली क्षेत्र अपना। इसमें अगर अपन बात करें तो यहां पर जो बारिश होती है, यहां पे जो बारिश होती है वो औसतन 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भाई? 50 सेंटीमीटर। ये कितनी होती है भाई? 50 सेमी होती है। तो ये जो 50 सेमी वर्षा रेखा है ये अपने पास क्या होती है, इस थार के मरुस्थल को अरावली पर्वतीय प्रदेश से दूर करती है। अब इसमें भी एक बात और समझाएंगे अपन यहाँ पे, ये बात ये अपने पास होती है जो अपने रेगिस्तानी प्रदेश मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसको भी अपन दो भागों में बांटते हैं, तो इसकी बात अपन आगे क्वेश्चन आएगा उसमें करने वाले हैं। तो इसको अब आप समझ में आ गया होगा, तो आंसर हो जाएगा 50 डिग्री 50 सेमी रेखा,
50 सेमी वर्षा रेखा। तो इसमें आपके पास आंसर हो जाएगा ये रहा 50 सेमी वर्षा रेखा, इसको क्या करती है, अलग करती है। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है थार के मरुस्थल को दो भागों में अलग करने वाली वर्षा रेखा, जो मैंने अभी बात करी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो वो कौन सी है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये रही। यहां से शुरू करते हैं और इस वर्षा रेखा को अपन यहाँ पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो बारिश होती है, यहाँ पे जो बारिश होती है वो कितनी होती है, वो लगभग 25 सेमी वर्षा रेखा होती है। तो थार के मरुस्थल को दो भागों में कितनी सेमी वर्षा रेखा अलग करती है, वो अपने पास 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो अलग कर देती है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा मुझे पता है, इतने समझदार हो आप लोग, तैयारी कर रहे हो। तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये आपका आंसर हो जाता है। अब इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में देखो क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, इसके बाद में ये भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ईर्ग क्या है, प्रश्न बड़ा ही शानदार है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन ध्यान में रखना भाई, क्वेश्चन है मैंने इस तरीके से बनाया है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, थार के मरुस्थल का कंकरीला भाग नहीं है, थार के मरुस्थल का रेतीला भाग, थार के मरुस्थल का चट्टानी भाग और भूगर्भिक जलपट्टी। तो जो ईर्ग है वो आपके पास क्या है, थार के मरुस्थल का रेतीला भाग। थार के मरुस्थल का कौन सा भाग भाई, रेतीला जो भाग है वो आपके पास क्या कहलाता है, ईर्ग कहलाता है। मोस्टली जैसलमेर में मिलता है, जहां पर टिबे टिबे होते हैं, टीले टीले होते हैं, केवल मिट्टी मिट्टी जो होती है वो आपके पास होता है ये। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल में फैले रेतीले भाग, रेतीले भाग को क्या कहा जाता है, को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, याद रखना, तो ये बात ध्यान में रखना, उसको ईर्ग कहते हैं। ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं, रेग क्या है फिर। अगर रेग के बारे में बात करें तो रेग है आप लोगों के पास अपने ये थार के मरुस्थल का रेतीला व कंकड़ युक्त भाग जो होता है वो आपके पास रेग होता है। ये ध्यान में रखना, कंकरीला भाग नहीं, रेतीला और कंकरीला जो भाग होता है वो आपके पास क्या होता है, रेग होता है, ध्यान में रह जाएगा। अब ये क्वेश्चन है इस तरीके से पूछ सकते हैं कि थार के मरुस्थल का रेतीला वो कंकरीला भाग जहां पर दोनों मिक्स में होते हैं, उसे या मिश्रित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उसको रेग कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास भाई बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने बड़े ही शानदार बनाए हैं, बहुत ही शानदार। देखो हम्माद क्या है, ये भी अपने पास से थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं। तो देखो कंकरीला भाग नहीं है, रेतीला कंकड़ युक्त अपने पीछे बात हो गई, चट्टानी भाग है भाई, यानी थार के मरुस्थल का जो चट्टानी भाग है जहां पे केवल चट्टानें मिलती हैं, क्या मिलती है भाई, चट्टानें मिलती हैं, वो आपके पास हम्माद कहलाता है। ध्यान में रखना मेरी बात। नेक्स्ट है लिल्लोन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब देखो इसके बारे में क्वेश्चन और किस तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कि थार के मरुस्थल का चट्टानी भाग क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन मैंने छोटा सा बनाया है, वहां पे बहुत बड़ा आ जाएगा। तो आप तो सीधे ये कहोगे गुरुजी तो मैंने यहाँ पढ़ाया, गुरुजी यहाँ कौन पढ़ाया रहे था ना, है ना। गुरुजी की बात थोड़ी ध्यान में रखा करो आप लोग, क्यों, क्योंकि ये बात ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि मैंने ये बताया, तो इसको उस तरीके से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो अपने एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं लिल्लोन क्या है, तो इसके बारे में देखो छोटी सी मैंने अपने क्या है डिटेल भी लिखी है, पहले बता देता हूं। थार के भूगर्भिक जलपट्टी में पाई जाने वाली जो स्थानीय घास है, इसका मतलब ये घास है भाई, क्या है ये घास है, इसको स्थानीय भाषा में अपन लिल्लोन कहते हैं। देखो लाठी सीरीज अपनी ये रहा, जो मैंने थोड़ी डिटेल बताई है वो है लाठी सीरीज, एक भूगर्भिक जलपट्टी है बिल्कुल, जो मोहनगढ़ से पोखरण तक फैली है भाई। कहां तक फैली हुई है, मोहनगढ़ से पोखरण तक। अब ये कहां पे है, ये आपके पास जैसलमेर में है, जैसलमेर में ये हो जाता है। अब बात करते हैं ये भूगर्भिक जो जलपट्टी है
इस क्षेत्र में सेवण घास क्या पाई जाती है भाई? ये एक सेवण घास पाई जाती है। स्थानीय भाषा में लिलोन कहते हैं, पाई जाती है। सेवण घास का वानस्पतिक नाम लिसियूरिस सिडिकुस है। ये नाम भी याद रखना है आपको। लिसियूरिस मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर यहाँ पे साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो वैसे दिख गया होगा। क्या है? लिसियूरिस, लिसियूरिस सिडिकुस। अब ये नाम आप देख लेना रहे किस तरीके से, नहीं तो कहते हैं गुरुजी गलत लिख रहे होगे। ये देख लो यहाँ पे है लिसियूरिस सिडिकुस। ये दोनों तीनों क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न में 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखना ये मेरी बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो अभी आ गया भाई, ये तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया भाई। क्या है लाठी सीरीज? क्या है? तो लाठी सीरीज मैंने बताई है, थार के मरुस्थल का कंकरीला भाग नहीं है, कंकड़युक्त क्षेत्र नहीं है, थार के मरुस्थल का चट्टानी भाग भी नहीं है। ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है जो कहाँ पाई जाती है, मैं दोबारा बता देता हूं। ये पाई जाती है आपके पास मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य, पोखरण तक पाई जाती है। कहाँ पे? जैसलमेर में। तो ये भूगर्भिक जल पट्टी है। इसकी घास के बारे में भी अपन ने बात कर ली है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, बात कर लिए तो कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आता है रन और टाट क्या है। ये क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन करते हैं भाई। ये क्वेश्चन मैंने बनाए छोटे टाइप, बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं समझाऊंगा भाई। देखो रन और टाट की बात करें तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली अस्थायी झीलें हैं भाई। क्या है ये? अस्थायी झीलें हैं, रेगिस्तान में पाई जाने वाली। अब प्रश्न कैसे पूछ सकता है? प्रश्न ऐसे पूछ सकता है रेगिस्तान में पाई जाने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है, तो फिर आप वो गलत करोगे 100%, क्योंकि मैंने तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है। अब मैंने सिंपल क्वेश्चन बना दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, याद रखना मेरी बात को। तो राजस्थान में पाए जाने वाली अस्थायी झील जो होती है उसको रन या टाट कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरीके से है। तल्ली या ढंडी क्या है? तल्ली या ढंडी क्या है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूं। रेगिस्तान में नहीं, नदी बहाव क्षेत्र में पाई जाने वाली अस्थायी झील है भाई। क्या है ये? नदी बहाव क्षेत्र। जैसे ये अपने पास नदी बहती है यहाँ पे, अब 2-3 साल नदी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी झीलें बन जाती है यहाँ पे, क्षेत्र छोड़ छोड़ के, वो पानी वर्ष भर भरा रहता है। तो ये जो झील होती है ये अस्थायी झील होती है। इन झीलों को अपन क्या कहते हैं? तल्ली या ढंडी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, आप देख लेना। अगर ये क्वेश्चन रिवाइज होते हैं तो कोई गुरुजी भी नहीं पढ़ा रहा है, मैं ही पढ़ा रही हूँ थाने, मैं नहीं पढ़ाना पड़ा तो थाने। अब क्या करूं, तो मैं सारे कुछ आप लोगों के लिए पढ़ाने की कोशिश। इंग्लिश मैंने अपने अपलोड कर रखी है क्लास, आप वो देखना। अभी और अपलोड करने वाला हूँ कंपटीशन के लिए, जैसे 4th ग्रेड आ रही है, पटवारी की आ रही है, वीडियो की आ रही है, उन सभी के लिए मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ भाई, आप ध्यान में रखना। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं, अनुदैर्ध्य स्तूप, यानी इनके बारे में मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को अभी और समझा देता हूं मैं। अनुदैर्ध्य क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी बात बता देते हैं। पवन की दिशा में बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो आपके पास अनुदैर्ध्य होते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? तरंग होता है। अनुदैर्ध्य का मतलब तरंग। अब जैसे वायु ऐसे बह रही है तो वो जो टीले हैं वो भी बिल्कुल इसी के अनुसार बनेंगे, ये बनते हैं। देखो मैं आप लोगों को वहां पे समझाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूं मैं आप लोगों को कि कहाँ पे अनुदैर्ध्य ये रहे। इसके बारे में देखो, आपके लिए मैंने हर चीज तैयार कर रखी है, हर चीज को दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। अब आप पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में खोए रहते हो, क्योंकि आपको तो वो पसंद आते हैं ना, बीच में शायरी सुना देते हैं, बीच में पता नहीं और क्या सुना देते हैं। अब मन ना शायरी आवे को नहीं, मर रहे भाई सीधो साधो आदमी, तो सीधा साधा आदमी ना शायरी कम पढ़ाई ज्यादा आवे। मैं ना पढ़ाई के बारे में पूछो थे। अब देखो बरखान या अर्धचंद्राकार है, तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, है ना। पहले अपनी बात हो रही थी अनुदैर्ध्य की, तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अनुदैर्ध्य देखो बालू का स्तूप की बात करें तो ये देखो, ये जिस तरीके से अपने पास वायु चल रही है उसी तरीके से ये रेखा बन रही है जो मैंने इस तरीके से बताई थी, ये हो गया। तो ये बनता है अनुदैर्ध्य, ये ध्यान में रखना। तो अनुदैर्ध्य के बारे में अब आप नहीं भूलोगे भाई। अनुदैर्ध्य कौन से? पवन की रेखा के समांतर, यानी पवन की, वायु की, या मैं वायु लिख देता हूं नहीं तो आप कहोगे वायु के समानांतर, तो ये हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे की, इसके बारे में। तो इसके बारे में पवन की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप हो जाते हैं आपके पास आंसर इसका।
नेक्स्ट है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या होते हैं। तो जो अनुप्रस्थ होते हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें तो वो कौन से होते हैं भाई। देखो इसके बारे में मैंने बता दिया, ऑप्शन में क्या है, पवन की दिशा में बनने वाले, तो ये तो वो हो गए। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले जो बालुका स्तूप होते हैं, ये बनना है भाई, बनने वाले बालुका स्तूप। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप ये भी नहीं है। एक श्रृंग वाले बालुका स्तूप, इनके बारे में अपनी बात होने वाली है। तो ये आपके पास पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप कौन से होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। ये ध्यान में रखना। वहां पे है क्या अनुप्रस्थ का, देखते हैं भाई। अनुप्रस्थ नहीं है वहां पे भाई, अनुप्रस्थ ये रहा भाई, ये अपने पास अनुप्रस्थ है। तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो वो ये है इसके बारे में। तो अनुप्रस्थ क्या है, जो पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, यानी पवन आ रही है, ये अपने पास क्या है, बिल्कुल ऐसे बन रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये समकोण, ये कोण बना रहे हैं भाई, कहने का मतलब सीधी सी बात है। तो ये अनुप्रस्थ होते हैं। अब इसके बारे में बात करें नेक्स्ट, तो ये क्या दिया हुआ है, इसके ये क्वेश्चन हो जाता है भाई, आपके पास आंसर हो जाएगा, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप होते हैं अनुप्रस्थ। अब प्रश्न कैसे पूछ सकता है, प्रश्न ऐसे हो सकता है, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं, तो आप अनुप्रस्थ करोगे। ये ध्यान में रखना भाई, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है बरखान या बरछान। बरखान या बरछान बालुका स्तूप होते हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बरछान या बरखान क्या होते हैं, तो वो होते हैं आप लोगों के पास अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप होते हैं वो होते हैं। वो कौन से होते हैं, तो इसमें बरखान में क्या दिया हुआ है, बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है वो है ये देखो, ये अर्धचंद्राकार, मतलब चांद के आकार का, जो आधा चांद होता है उसके आकार का जो बालुका स्तूप होता है वो आपके पास क्या होता है, बरखान या बरछान या अर्धचंद्राकार होता है। ये अब समझ में आ जाएगा, अब कभी नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया आप लोगों को, नाम मत डुबो देना मेरा। अब इसके बात करते हैं, ये सीप, सीप के बारे में बात करें तो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सीप बालुका स्तूप होते हैं। तो देखो सीप क्या होते हैं भाई, करें तो देखो पवन की दिशा में अभी पढ़ लिया अपन ने, पवन की दिशा के समकोण पर भी पढ़ लिया अपन ने। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप जो एक श्रृंग वाले होते हैं, बिल्कुल ये होता है। सीप क्या होता है भाई, अर्धचंद्राकार जो एक श्रृंग वाले होते हैं, वो अपने पास ऐसे थे, ये आपके पास ऐसे हो जाते हैं भाई। तो ये एक सींग सा बन जाता है और इसीलिए इसको एक श्रृंग वाला कहते हैं। तो ये हो जाता है आपके पास सीप, याद रखना। अब सीप के बारे में एक बात है भाई, सीप रेत का एक लंबा और संकीर्ण टीला या टीलों का समूह होता है। ये आमतौर पर हवा की दिशा के समानांतर बनता है। समानांतर बनने का मतलब बिल्कुल ऐसे ही बनता है और एक सींग जैसा बनता है, बस ये ध्यान में रखना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है ये पैराबोलिक, बिल्कुल ध्यान में रखना भाई। पैराबोलिक बालुका स्तूप होते हैं, कैसे होते हैं रे, तो ये आपके पास गुबंदाकार होते हैं। ये गुबंदाकार क्या होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं रे, ऐसे, ये ऐसे गुबंद के आकार के होते हैं, जैसे अपने गुबंद होता है ना, वैसे वैसे आकार के होते हैं ये इस तरीके से होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बस इसका बस यही ध्यान में, पैराबोलिक का मतलब गुबंद ही होता है एक तरीके से। द्रोण क्या है, ये क्वेश्चन बनता है, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। बालुका स्तूपों के मध्य गर्त, बालुका स्तूप के मध्य पाई जाने वाली झील, कंकरीले मरुस्थल पर पाए जाने वाली झील और रेगिस्तान में पाए जाने वाली विशेष घास। तो ये आपके पास बालुका स्तूपों के मध्य पाए जाने वाले जो गर्त होते हैं, उन गर्तों को अपन द्रोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अब ये गर्त कैसे, जैसे ये टीला है, ये टीला है, ऐसे नहीं रहे, आप कहोगे गुरुजी भी केप बना रहे हैं, ऐसे नहीं। जैसे ये टीला है आपके पास, बाद में यहाँ पे जाके ये टीला है, इसके बाद में यहाँ पे आके ये टीला है, जो ये जो गर्त है, इन गर्तों को अपन क्या कहते हैं, इन गर्तों को आप द्रोण कहते हो। क्या कहते हो, द्रोण कहते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन बड़े शानदार है कि नहीं रहे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने खुद तैयार किए हैं और मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैंने भी बहुत सी एग्जाम फाइट करी है, ऐसे नहीं पढ़ा रहा मैं आप लोगों को। थार के मरुस्थल में सर्वाधिक बालुका स्तूपों का निर्माण कब होता है, कब होते हैं, तो वो आपके पास होते हैं मार्च से जून के मध्य होते हैं भाई, यानी मार्च से लेके जून तक अपने पास ऐसे टीले बहुत बनते हैं। क्यों, क्योंकि इस दौरान जो है वहां पे आंधी या हवा है बहुत तेज चलती है। तो ये हो जाता है मार्च से जून के मध्य। अब बात करते हैं नेक्स्ट,
संपूर्ण प्रकार के बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, यानी अपन ने कौन से पढ़ लिए, जितने भी पढ़े हैं, जैसे अर्धचंद्राकार है, चंद्राकार है, सीप है, इसके अलावा पैराबोलिक है, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं भाई, सर्वाधिक। तो ये आपके पास जोधपुर में पाए जाते हैं भाई। सर्वाधिक जो है अपने पास जो सर्वाधिक प्रकार के जो बालुका स्तूप है वो जोधपुर में पाए जाते हैं, याद रखना। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास क्या है, बांगर में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। जो बांगर क्षेत्र है वहां पे तो उसमें घगर प्रदेश भी आता है, शेखावाटी अंतःप्रवाह भी आता है, थली भी आता है। सम क्षेत्र नहीं आता भाई बांगर क्षेत्र में। सम क्षेत्र आपके पास जैसलमेर जिले में, ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये क्या है भाई, ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है भाई। नेक्स्ट, अधिक सिंचाई के कारण भूजल ऊपर आने से होने वाली समस्या को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये बढ़िया है, तो इसको अपन सेम कहते हैं। सेम क्या होती है, दलदली भूमि होती है। दलदली भूमि किस तरीके से हो जाती है तो मैं बता देता हूं, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, सिंचाई या नहरी क्षेत्र के पास, नहरी क्षेत्र के पास होता है। ये क्यों होता है मैं बता देता हूं इसका कारण। इसका कारण ये है कि वहां पे जो पानी है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है और जो भूमि है वो दलदली बन जाती है। दलदली होने के कारण वहां पे क्या है, अपने पास नमक की परतें ऊपर आ जाती है। दलदली होने से वहां पे खेती नहीं हो पाती है। और इस तरीके की समस्या से अपने राजस्थान के गंगानगर, ये जिले याद रखना, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये अपने हनुमानगढ़, ये दोनों जिले इस समस्या का सामना कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर के कारण। तो ये ध्यान में रह जाएगा। अरे ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है रह जाएगा ना रे, बिल्कुल कमेंट करके बता देना, ध्यान में नहीं रहे तो मैं और समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थली प्रदेश का विस्तार निम्न में से कौन से जिलों में है। अगर अपन थली क्षेत्र की बात करें तो वो कहां पे है भाई। थली क्षेत्र की बात करें तो थली क्षेत्र है जिलों में, तो उसमें बात करें तो आंसर ही बता देता हूं मैं डायरेक्ट, बीकानेर, चूरू, नागौर। और ये जो पाली है इसका कुछ उत्तरी भाग है भाई, उत्तरी भाग है वो थली प्रदेश में शामिल किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर के दाईं ओर से निकलने वाली सभी नहरें लिफ्ट नहरें हैं। क्यों, क्यों भाई क्यों, तो कारण है इसका आपके पास ये तो है थली क्षेत्र के कारण। किसके कारण भाई, थली क्षेत्र के कारण। केवल सभी नहरें लिफ्ट नहरें यानी उनको पंप करके ऊपर चढ़ाया जाता है, केवल रावतसर शाखा को छोड़कर, रावतसर शाखा को छोड़कर सारी जो अपने पास नहरें हैं वो लिफ्ट नहरें हैं, रावतसर शाखा हनुमानगढ़ को छोड़कर। क्यों, थली प्रदेश के ऊंचे क्षेत्र होने के कारण। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है ये क्वेश्चन क्या है, गोडवाड़ प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित हैं। अब ये गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा है, इसमें बात करें तो इसमें आपके पास आ जाएगा पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर है और जालौर भी है। ये आपके पास क्या गोडवाड़ प्रदेश में आते हैं। अगर एक और बात करें तो वो आपके पास सिरोही जिला भी इसी में सम्मिलित होता है, सिरोही जिला। अब बाकी बात करें तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है ये देख लेना भाई। ये कोई ज्यादा टफ क्षेत्र में ज्यादा समझाने वाला भी नहीं है तो कोई खास बात भी नहीं है। नेक्स्ट, गोडवाड़ प्रदेश मैदान का निर्माण किया जाता है। देखो घग्गर व इसकी सहायक नदियों द्वारा, लूनी व इसकी सहायक नदियों द्वारा, बाणगंगा व इसकी सहायक नदियों द्वारा और बनास एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा। तो जो गोडवाड़ क्षेत्र है आपका, आपके पास पाली, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालौर, सिरोही, तो यहाँ पे आपके पास लूनी नदी है, इसका बहाव क्षेत्र है भाई। तो लूनी नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा गोडवाड़ प्रदेश का निर्माण किया जाता है। ध्यान में रखना भाई, ये बात पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कौन सी नदी का बहाव क्षेत्र रेल नेड़ के नाम से जाना जाता है। सभी जानते हो भाई, लूनी नदी। कौन सा, लूनी नदी जो बाड़मेर में बहती है। मैं अब इसमें ज्यादा समझाने की बात भी नहीं है भाई। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, रेल और नेड़ कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी का अपवाह है, तोरावटी या टोरावटी कहलाता है। ये टो नहीं है, तोरावटी है भाई। क्या है, तोरावटी कहलाता है। तो ये भी आप सभी जानते हो भाई, कांतली नदी का जो क्षेत्र है या बहाव क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है। कोई ज्यादा टफ नहीं है। नदियों के लिए मैं अलग से क्लास लेकर आने वाला हूँ, बड़ी शानदार क्वेश्चन है उसमें भी, और बहुत ही शानदार डिटेल से मैं आप लोगों को नक्शे की सहायता से समझाने वाला हूँ उसको भी। अब ये आपको ध्यान में रह जाएगा तोरावटी।
नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो आपके पास दिया हुआ है, ये अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ये है आपके पास औसत ऊंचाई 930 मीटर, यानी अरावली की औसत ऊंचाई निकाल ले तो वो आपके पास 930 मीटर आती है, कोई समझाने वाली बात भी नहीं है। अरावली को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो 3 में किया गया है भाई, कोई खास बात नहीं है। दक्षिणी, मध्य और उत्तरी अरावली, ये बात अपन बाद में भी कर लेंगे, आगे जब अपन क्वेश्चन आएंगे तो उसमें करेंगे भाई। नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन थोड़ी ठीक है भाई। राजस्थान में अरावली का विस्तार है कहां से कहां तक, तो देखो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर दक्षिण की ओर और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को उस मैप की सहायता से समझाता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर आप लोगों के। इसमें बात करेंगे, देखो मैप में करेंगे तो देखो क्या है उसमें, ये तो हो जा भाई, हाँ हो गया। इसमें बात करते हैं, अगर इसमें बात करें तो देखो कहां से कहां है भाई, ये है आप लोगों के पास अरावली, आपके पास ये रही, क्या है, ये अरावली है आपके पास, ये रही। अब इसका कोई अपने पूछे विस्तार कैसे है या कैसे है, तो ये अपने ऐसे करते हैं और ये ऐसे करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, पश्चिम, ये पूर्व और ये उत्तर और ये दक्षिण। अब इसका विस्तार पूछे तो ये आपके पास कहां से जा रहा है भाई, ये दक्षिण है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूं भाई दक्षिण। तो यहां से कोई पूछे ये दिशा कौन सी है, तो ये आपके पास है दक्षिण पश्चिम मान लो या पश्चिम दक्षिण मान लो, एक ही बात है। बात तो वही है ना, दक्षिण पश्चिम से शुरू हो रही है और इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ जा रही है तो ये उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। किस तरफ जा रही है, उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगा भाई आप लोगों को, बहुत जरूरी है वो क्वेश्चन समझाना। इसमें अगर अपन बात करें तो जो क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर बता देता हूं, तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये रहा, ये रहा आपके पास। अब बात करते हैं, उसमें आते हैं इस नक्शे में, क्यों वापस आते हैं, इसलिए आते हैं अगर ये अरावली इस तरीके से नहीं होकर इस तरीके से होती तो क्या होता, तो फिर क्या होता भाई, तो ये होता फिर आपके पास कि जो अपना राजस्थान है उसमें मरुस्थलीय प्रभाव अधिक होता। कारण ये है कि जो अपने पास इसके इधर से आने वाली जो अपने क्या है मानसूनी वर्षा जो है, मानसून है वो इसके बराबर निकल जाता है, और जो इधर से है, इधर से जो अपने पास रेगिस्तान है उसका ऐसे विस्तार होता। तो ये ध्यान में रखना, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यों होता है इसका कारण मैंने बता दिया, मानसून वर्षा रेखा जो यहाँ से प्रवेश करती है अपने पास, इधर से तो आती है, तो वो अपने पास क्या होती है, इधर निकल जाती है, और इधर आती है तो ये यहाँ पे टकराकर इसको अपन क्या कर लेते, ये बारिश को रोक लेती है। तो ये अपनी छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों को समझा दिया भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अपने क्वेश्चन में, हाँ ये क्वेश्चन एक और है ना यहाँ पे, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है, अरावली को पूर्वी मैदान से कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है, बात वही आ जाती है। उसी नक्शे में चलते हैं जहां पे आपको समझ में आने वाला है, किस तरीके से वो मैं बता देता हूं। अब ये पूछ रहा है कि ये जो पूर्वी मैदान है कौन सा, ये है पूर्वी मैदान, ये है अरावली। अब पूछ रहा है कि इन दोनों को कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है, थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़ा था, ये आपके पास इस तरफ से चलती है ऐसे ऐसे। तो इसके सहारे सहारे अपने पास कितनी वर्षा होती है भाई, तो यहाँ पे आपके पास 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका मतलब है 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो आपके पास अरावली को और पूर्वी मैदान को अलग करती है। तो ये आपका आंसर वहां पे सही होता है। कौन सा सही होता है भाई, ये आंसर है, उसमें दिया हुआ होगा, ये रहा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है कि उत्तरी पूर्वी अरावली की औसतन ऊंचाई कितनी है, तो उसकी औसतन ऊंचाई है आपके पास 450 मीटर, कितनी, 450। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये आप लोगों को बता देना भाई। उत्तरी पूर्वी मतलब वो जो मैंने इस तरह बताई थी, यहाँ पे जो बताई थी, यहाँ का सबसे जो उच्चतम शिखर है वो आपके पास है रघुनाथगढ़। कौन सा, रघुनाथगढ़ शिखर की बात कर रहा हूं मैं। अब पूछे कोई इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1000
50 मीटर की। तो ये आपके पास आंसर हो जाता है। उत्तरी पूर्वी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ पे है? ये आपके पास सीकर में है। तो मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को, याद रखना भाई। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मध्य अरावली। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? तो मध्य अरावली की बात करें तो वो आपके पास है 550 मीटर। यानी जो अपनी बात होती है कि ये अरावली है जो 3 क्षेत्र में अपने बांटी है, यहां से यहां तक, तो 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्र और 3 क्षेत्र। इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो आप लोगों के पास है 550 मीटर। अब याद रखना भाई, कोई ज्यादा खास बात भी नहीं है। मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तारागढ़, नागपाड़, बबई, खो। तो ये आपके पास आता है तारागढ़। तारागढ़ जो पहाड़ी है या तारागढ़ जो शिखर है, तारागढ़ शिखर कर देते हैं इसको, ये आपके पास 873 मीटर ऊंचाई लिए हुए है और ये आपके पास मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है या है भाई। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि मध्य अरावली का विस्तार है, यानी मध्य अरावली का विस्तार वो कहां से कहां तक है? तो वो आप लोगों के पास सांबर से टोडगढ़ अजमेर तक है भाई। यानी सांबर जयपुर से लेकर टोडगढ़ अजमेर। ये टोडगढ़ कहां पे? ये अजमेर में है भाई। ये अजमेर तक इसका विस्तार है। ये मध्य अरावली क्षेत्र में रखा गया भाई। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ की पहाड़ियों से कौन विभक्त करता है? क्वेश्चन कई बार रिवाइज हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो मेरवाड़ की पहाड़ियां हैं, मेरवाड़ की पहाड़ियां मारवाड़ के मैदान को और मेवाड़ की पहाड़ियों से अलग करता है। इन दोनों के बीच में मेरवाड़ा की या मेरवाड़ की पहाड़ियां हैं, ये याद रखना, कोई ज्यादा खास समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है ये क्या दिया हुआ है? मध्य अरावली में दर्रों को किस नाम से जानते हैं? अपन बात करें मध्यवर्ती अरावली में तो उनको अपन घाट के नाम से जानते हैं भाई। क्या? घाट के नाम से जाना जाता है। अगर आगे क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, नहीं दक्षिणी जो अरावली है वहां पर मैं अभी बता देता हूं, अरावली में अपने पास दर्रों को नाल के नाम से जानते हैं। ये थोड़े से ध्यान में रखने वाली बात है भाई, बेसिक बात है जो मैंने बता दी है यहाँ पे। पाली को अजमेर से जोड़ दर्रा कौन सा जोड़ता है? तो ये जो बर दर्रा है ये आपके पास पाली को अजमेर से जोड़ता है। क्वेश्चन ठीक है भाई ये भी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है कौन सा दर्रा राजसमंद को पाली से जोड़ता है? अगर अपन बात करें तो इसमें आता है आपके पास गोरम जो घाट है। गोरम जो घाट है वो आपके पास क्या है? पाली को और राजसमंद को दोनों को जोड़ता है, ये हो जाता है। नेक्स्ट है अरावली का सर्वाधिक विस्तार और न्यूनतम अंतराल कौन से भाग में है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। तो ये आपके पास क्या हो जाता है? दक्षिणी पश्चिमी अरावली में इसका बहुत ही ज्यादा मतलब विस्तार भी अधिक है और न्यूनतम अंतराल है। अंतराल का मतलब जैसे एक पहाड़ी यहाँ पे है तो दूसरी यहीं पास पास में ही है, जबकि मध्यवर्ती अरावली में अपने पास पहाड़ियों के बीच में अपने पास जगह बहुत है तो अंतराल वहां पे बहुत है भाई। तो ये ध्यान में रखना, दक्षिणी पश्चिमी अरावली जो है वहां पे विस्तार अधिक है और न्यूनतम अंतराल है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी अरावली को की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दक्षिणी पश्चिमी अरावली की औसत ऊंचाई 900 मीटर है भाई। कितनी? 900 मीटर, याद रखना भाई। अब नेक्स्ट है अरावली का सर्वोच्च शिखर किस भाग में है भाई? ये क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये पूछ क्या रहा है? अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा? वो आप सभी जानते हो भाई, ये है आपके पास गुरु शिखर। गुरु शिखर ये है। अब ये पूछे तो कोई पूछ ले कि ये कौन से अपने पास अरावली के किस भाग में है, तो जाहिर सी बात है भाई दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है। ये अपने पास सिरोही में है तो सिरोही आपके पास दक्षिणी पश्चिमी अरावली में स्थित है। तो इसका मतलब ये दक्षिणी पश्चिमी अरावली में स्थित है। यानी बात ध्यान रखने वाली बात है भाई, गुरु शिखर सबसे सर्वोच्च शिखर है वो आपके पास दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है गिरवा क्या है? क्वेश्चन भाई पूछा हुआ है, याद भी होगा आप लोगों को, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तस्त्री नुमा पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच की घाटी, छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला और पहाड़ियों के बीच पाई जाने वाली झीलें नहीं, ये आपके पास है तस्त्री नुमा जो पहाड़ियां होती है वो आपके पास गिरवा कहलाती है। यानी बिल्कुल तस्त्री के आकार की, तस्त्री कैसी होती है? ऐसी होती है भाई, ऐसी। तो ऐसे आकार की जो पहाड़ियां हैं उनको अपन क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। किसी भी तरीके से पूछ सकता है भाई। नेक्स्ट है देश हरो क्या है? तो देश हरो भाई एक घास का नाम है जो हमेशा हरी भरी रहती है, जो आपके पास जरगा व रागा
की पहाड़ियाँ जो है, रागा की पहाड़ियाँ के मध्य पाई जाती है भाई, के मध्य पहाड़ियाँ की पहाड़ियाँ, इनके मध्य जो घास पाई जाती है जो हमेशा हरी रहती है, इसलिए हमेशा उसको क्या कहते हैं, उसको देशरों इसलिए कहा जाता है, वो सदा हरित रहती है। और इसका देशरों पूछे तो क्या है, ये घास का नाम है, जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपने पास बोहराट का पठार कहाँ स्थित है, ये है क्वेश्चन, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोहराट का पठार कहाँ स्थित है, तो इसकी बात करें तो आपके पास ये कुंभलगढ़ जरगा के मध्य नहीं है, कुंभलगढ़ मांडलगढ़ के मध्य नहीं है, कुंभलगढ़ भीलवाड़ा के मध्य भी नहीं है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की जो क्षेत्र है वहां पे आपके पास बोहराट का पठार फैला हुआ है। याद रखना, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं, या वहां पे कौन सा पठार फैला हुआ है, तो वो आपके पास बोहराट का पठार है। याद रखना, ये क्वेश्चन याद रह जाएगा, मुझे पता है। नेक्स्ट है बीजासन का पठार कहाँ स्थित है भाई, तो बीजासन की बात करें तो गोगुंदा उदयपुर में नहीं है, कुंभलगढ़ राजसमंद में नहीं है, बिजोलिया भी नहीं है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आपके पास क्या है, बीजासन, आपके पास बीजासन का पठार है। याद रखना भाई, क्वेश्चन बड़े ही कंफ्यूजन करने वाले हैं भाई, आसान क्वेश्चन लग रहे हैं यहाँ पे, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपसे गड़बड़ हो जाती है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पठार का ही है भाई। नेक्स्ट है लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है भाई, तो लसाड़िया के पठार की बात करें तो पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये कौन से क्षेत्र में है, तो ये आपके पास जयसमंद झील जो है, ये पता होना जरूरी है भाई, जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक फैला है। अब आपको वहां पे ये तो स्थान है ही, फैला है। अब ये क्षेत्र तो है ही नहीं यहाँ पे तो पूछ लिया भाई अपने पास स्थिति, तो यहाँ पे अपने पास कोई पूछे जयसमंद झील कहाँ है, ये उदयपुर में है। कहाँ पे भाई, उदयपुर में। प्रतापगढ़ आप जानते ही हो, तो ये कहाँ पे है, ये दोनों ही क्षेत्र आपके पास दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है, तो इसका मतलब लसाड़िया का पठार भी आपके पास दक्षिणी पश्चिमी अरावली में है। इस तरीके से क्वेश्चन कंफ्यूजन किया जा सकता है आप लोगों को। नेक्स्ट है भौमट क्या है भाई, ये तो क्वेश्चन आता होगा भाई, पहाड़ी और क्या है, पहाड़ी और वन आच्छादित क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, कंकरीला और पथरीला क्षेत्र, पहाड़ियों के मध्य स्थित मैदानी क्षेत्र। तो ये आपके पास पहाड़ी और वन आच्छादित क्षेत्र जो होता है उसको अपन भौमट कहते हैं। ये आपके पास है कहाँ पे, ये जैसे उदयपुर अपने पास उदयपुर में है, उदयपुर, इसके अलावा सिरोही, यहाँ पे ये फैला हुआ डूंगरपुर यहाँ पे फैला हुआ जो क्षेत्र है वो आपके पास भौमट है, और वहाँ पे पहाड़ी और वनाच्छादित क्षेत्र है, इसीलिए इसको अपन भौमट कहते हैं। ये नाम याद रखना, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्लास अपनी काफ़ी बड़ी हो गई है रे भाई, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया, मैंने कोई आनंद नहीं सुनाया, आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे ना, बोर नहीं होना है, पढ़ाई की बात मैं ही करने वाला हूँ, बाकी फालतू की बातें तो बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट है बेथोलिथ क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बैथोलिथ क्या है, तो ये पहले मैं समझा देता हूं। ज्वालामुखी उद्गार से बनी बाह्य स्थलाकृति नहीं है भाई, ज्वालामुखी उद्गार से बनी आंतरिक स्थलाकृति है भाई, यानी ज्वालामुखी के उद्गार से जो नीचे होती है, जैसे अपने पास ये ज्वालामुखी है, इसके नीचे जो अपने पास क्या बनती है, स्थलाकृति बन जाती है, ये जो आकृति बन जाती है, ये आपके पास क्या होती है, बैथोलिथ होती है, याद रखना। नेक्स्ट है क्रेटर क्या है, तो क्रेटर क्या है इसके बारे में भी बता देता हूं, वो है आपके पास बाह्य स्थलाकृति, यानी ज्वालामुखी उद्गार से बनी बाह्य स्थलाकृति मतलब ऐसे बाहर एक ऐसे कुंड सी बन जाती है, जिसको अपन कहते हैं ऐसे बन जाती है, एक क्षेत्र पे बन जाती है, इसको अपन क्या कहते हैं, स्थलाकृति कहते हैं, क्रेटर कहते हैं इसको, ये ध्यान में रखना भाई, कोई खास बात भी नहीं है, मैंने बता दिया। अगर कोई पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि क्रेटर क्या है, या ज्वालामुखी उद्गार से बनी बाह्य स्थलाकृति को क्या कहते हैं, तो उसको क्रेटर कहते हैं। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, क्या है, अरावली राजस्थान के लगभग कितने भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तृत है भाई, तो अगर अपन इसकी बात करें तो ये आपके पास 9.1 क्षेत्र पर विस्तृत है, लगभग 9.1 जो क्षेत्र है वहां पर फैली हुई है अपनी अरावली, तो ये याद रखना भाई। नेक्स्ट है पूर्वी मैदान कौन से नदी समूह से निर्मित नहीं है, कौन सी नदी समूह से, तो पूर्वी जो मैदान है बाणगंगा गंभीर से, बनास से, चंबल से, लूनी से नहीं है भाई, लूनी से अपने बाड़मेर की तरफ है, तो लूनी से नहीं है। ये आपके पास क्या हो जाते हैं, पूर्वी मैदान को निर्मित करने वाली नदियां समूह है, बाणगंगा गंभीर है, बनास है, चंबल है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बाणगंगा और गंभीर के मैदान को कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो बाणगंगा अपने पास जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, बूंदी और अब देखो बात करते हैं जयपुर, दौसा, भरतपुर में तो आती है अपने पास बाणगंगा, बाणगंगा तो ये हो जाता है यहाँ पे बाणगंगा। नेक्स्ट बात करें धौलपुर और करौली, धौलपुर करौली में बात करें तो वहां पे आ जाती है अपने पास गंभीर। अलवर की बात करें तो यहाँ पे आ जाती है अपने पास साबी। अब आप कहोगे सर साबी नदी तो इनकी सहायक नदियों में होती है, यहाँ पे अपने पास नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ये ध्यान में रखना जो क्षेत्र मैंने बताया है। नेक्स्ट है मेवाड़ का मैदान किस क्षेत्र का उपभाग है। तो मेवाड़ का क्षेत्र है बनास बेसिन का भाग है भाई। बनास बेसिन का मतलब बनास नदी द्वारा या उसकी सहायक नदियों द्वारा जो क्षेत्र शामिल अपने बनाया गया है वहां पे है अपने पास मेवाड़ का मैदान। तो ये ध्यान में रखना बनास बेसिन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास पीडमांट क्या है भाई। ध्यान में रखना क्वेश्चन अच्छा है भाई। बनास द्वारा अपर्दित क्षेत्र, चंबल द्वारा अपर्दित क्षेत्र, माही द्वारा अपर्दित क्षेत्र और गंभीर द्वारा अपर्दित क्षेत्र। तो कौन सा भाई, तो वो आप लोगों के पास बनास द्वारा अपर्दित क्षेत्र क्या कहलाता है, पीडमांट कहलाता है। अपर्दित क्षेत्र का मतलब कटा फटा क्षेत्र जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पीडमांट कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना बनास नदी द्वारा अपर्दित क्षेत्र। नेक्स्ट है मालपुरा करौली का मैदान किसका उपभाग है। ध्यान में रखना क्वेश्चन बहुत बार गलत हुआ है लोगों का, हमेशा गलत करते हैं, इसे कर देते हैं चंबल का, जो कि गलत है। ये आपके पास आएगा बनास बेसिन का। ये क्वेश्चन क्यों, क्योंकि मैंने भी तो गलत किया है ना, मैंने गलत किया है तो जो गलती मैंने की है वो आप लोगों को नहीं करनी है। ये आपके पास करौली मालपुरा करौली का जो मैदान है वो आपके पास क्या है, बनास बेसिन का मैदान है, का है, ये याद रखना भाई, चंबल का नहीं है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट दिया सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस जिले में है। तो ये सभी जानते हो भाई, बीहड़ भूमि आपके पास कोटा में है, ये याद रह जाएगा, कोई खास बात नहीं है। भूड़ क्या है, ये है क्वेश्चन बढ़िया, दो तरीके से बताऊंगा इसको भी मैं। ये कृषि योग्य जमीन जिसमें बालू का अंश ज्यादा होता है, कृषि योग्य जमीन जिसमें काली मृदा अधिक होती है, कृषि अयोग्य जमीन, कृषि अयोग्य दलदली जमीन। अब इसमें बात करें तो कृषि योग्य जमीन जिसमें बालू का अंश ज्यादा होता है वो आपके पास भूड़ कहलाता है। अब मैंने तो छोटा सा क्वेश्चन बना दिया, बड़ा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कृषि योग्य जमीन जिसमें बालू का अंश ज्यादा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको भूड़ कहते हैं। और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपकी जो क्लास है वो हो जाती है कंप्लीट। क्या हो जाती है भाई, यहाँ पे आपकी क्लास हो जाती है कंप्लीट, यानी पूर्ण हो जाती है। आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा है भाई, कौन से प्रश्न पढ़े हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, भौगोलिक स्थिति, इसके प्रश्न पढ़े हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। दूसरे अपन ने पढ़े हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये पढ़े हैं। अब इसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बताना भी चाहिए आप लोगों को कमेंट करके, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे अपनी ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। जाने से पहले एक शायरी सुनाते हैं आप लोग, क्या है, बड़ी शानदार है, मुझे भी बड़ी शानदार लगती है ये। क्या है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।